नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में जारी लोकसभा चुनाव के 7वें यानी अंतिम चरण की वोटिंग अभी बाकी है, जो कि 1 जून शनिवार को होगी। ऐसे में आज शाम 30 मई को 7वें चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस बीच खबर है कि 7वें चरण के चुनाव प्रचार के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी 45 घंटे के ध्यान के लिए कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाएंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। अब ऐसे में इन 2 दिनों तक समुद्र तट पर पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार गुरुवार से शनिवार तक समुद्र तट पर्यटकों के लिए बंद रहेगा और प्राइवेट बोट्स को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि पीएम मोदी के ध्यान के दौरान कड़ी निगरानी रखने के लिए करीब 2000 पुलिस कर्मियों और सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के 45 घंटे के ध्यान की घोषणा के बाद विपक्षी दलों का जुबानी हमला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की इस घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या कोई कैमरे के सामने ध्यान करता है? वह लोगों को दिखाना चाहते हैं कि पीएम ध्यान कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी का कहना है कि वह भगवान हैं, तो उनको ध्यान क्यों करना है? पीएम इस तरह का प्रचार नहीं कर सकते। ये तो सीधा सीधा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। 7वें चरण की वोटिंग से पहले आज चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो जाएंगे। 30 मई की शाम के बाद कोई और प्रचार अभियान करने की अनुमति नहीं होगी। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि मोदी जी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उसे टीवी चैनल प्रसारित नहीं करेंगे, क्योंकि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा और किसी भी उल्लंघन की तुरंत रिपोर्ट की जाएगी। मैं खुद शिकायत दर्ज करूंगी। प्रधानमंत्री मोदी के कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने की घोषणा को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत करते हुए कहा कि 1 जून को होने वाले अंतिम चरण के मतदान से पहले पीएम का यह कार्यक्रम आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग से शिकायत के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये बेतौर तरीके हैं, जिससे या तो आप कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि या तो प्रधानमंत्री इसे 24 से 48 घंटे बाद प्रारंभ करें या फिर इसका प्रसारण किसी भी प्रकार के मीडिया में ना हो। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव के 48 घंटे पहले कोई भी नेता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, वह कुछ भी करें, मौन व्रत रखें या कैंपेन करें, लेकिन चुनाव से पहले साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। देश के चुनावी माहौल में जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस बार 140 करोड़ जनता इन 140 सीट के लिए तरसा देगी। जो महंगाई बढ़ी है और किसानों के साथ इन्होंने जो धोखा किया है, उसका जवाब इनके पास नहीं है और जनता ये समझ गई है और जनता उन्हें हराने वाली है। अखिलेश ने कहा कि सुना है, जहां हमारे स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था, वहां पर हमारे पीएम मोदी भी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि इसकी ज़रूरत तो 5-7 साल पहले थी, जब आपको देश के लिए काम करना था। अब 10 साल के बाद आपके पास फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहेंगे उतना मेडिटेशन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए होने वाली वोटिंग से पहले राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की स्थिति को लेकर बड़ा दावा किया है। योगेंद्र यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर घूमने के बाद मुझे मालूम चला कि इस बार बीजेपी का वोट खिसक रहा है। इस बार बीजेपी की लीड घटकर 5 से 6% हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को 50 और 52 से अधिक सीटें नहीं आएंगी। इतना ही नहीं, योगेंद्र यादव ने ये भी कहा कि अभी बीजेपी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उनकी सीटें कब 50 से 40 हो जाए, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पिछली बार जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, इस बार उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि इस बार वह बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट देंगे। इससे यह बात साफ हो जाती है कि बीजेपी का यूपी में वोट खिसक रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल बुधवार को कहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच रिश्ता स्थायी नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य फिलहाल बीजेपी को हराना
और मौजूदा शासन की तानाशाही और गुंडागर्दी को खत्म करना है। अब उनके इसी बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। केजरीवाल पिछले 12-13 साल से हर दिन अपने बयान और दोस्त बदलते रहे हैं। इंडिया गठबंधन एकमात्र सीट एडजस्टमेंट के रूप में देश में दिखाई देता है। वे एक जगह कुश्ती करते हैं और दूसरी जगह दोस्ती करते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का चंडीगढ़ में गठबंधन है और वे पंजाब में एक दूसरे को गाली देते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि केजरीवाल लगातार झूठ बोलने में माहिर हैं और वह हर दिन बयान बदलते हैं। सभी जानते थे कि भ्रष्टाचारियों की यह फौज ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। दिल की बात आज उनके मुंह पर आ गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में एक रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान रमजान में बिजली लगातार बिना कटौती के रहती थी, लेकिन जन्माष्टमी पर बिजली नहीं रहती थी। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में लोगों के पास 2 विकल्प हैं, एक जिसने राम मंदिर बनवाया और दूसरा जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अमित शाह ने आगे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर माफियाओं के जरिए जनता को परेशान करने का भी आरोप लगाया। गृह मंत्री ने कहा कि लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य को अपराधियों से मुक्त कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की कल बुधवार को महात्मा गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर चुनावी घमासान तेज हो गया है। दरअसल पीएम मोदी ने एबीपी को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि रिचर्ड एटनबरो की 1982 की फिल्म गांधी बनने तक दुनिया को महात्मा गांधी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। अब उनके इसी बयान को लेकर कांग्रेस लगातार उन पर हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर पीएम मोदी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते। ऐसे लोग गॉडसे को समझते हैं और गॉडसे के रास्ते को अपनाते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग महात्मा गांधी से प्रेरित होते हैं। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग महात्मा गांधी का रास्ता अपनाकर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं। यह लड़ाई सत्य और असत्य पर है, हिंसा और अहिंसा पर है, और हिंसा करने वाले लोग सत्य को नहीं समझ सकते। राहुल गांधी ने इस वीडियो के कैप्शन में ये भी लिखा कि महात्मा गांधी वो सूर्य हैं जिसने पूरे विश्व को अंधेरों से लड़ने की ताकत दी। सत्य और अहिंसा के रूप में बापू ने दुनिया को ऐसा मार्ग दिखाया जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस देता है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें किसी शाखा शिक्षित के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बुधवार को अपने एक चुनावी भाषण में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खराब स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी। पीएम मोदी ने कहा था कि बीते 1 साल में उनके लगातार गिरते स्वास्थ्य के पीछे कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। अब पीएम मोदी के इसी बयान पर सीएम नवीन पटनायक ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर वो मेरे स्वास्थ्य को लेकर इतना चिंतित हैं और वो पहले ही सार्वजनिक तौर पर मुझे अपना अच्छा दोस्त बता चुके हैं, तो उन्हें केवल इतना करना है कि अपना फ़ोन उठाकर मुझे कॉल कर मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछ सकते हैं। बीजेडी प्रमुख ने आगे कहा कि ओडिशा और दिल्ली के बीजेपी के कई नेता मेरे स्वास्थ्य के बारे में पिछले 10 सालों से अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीएम को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं और मैं पिछले 1 महीने से राज्य में चुनाव प्रचार कर रहा हूं। इसलिए अफवाहों पर चिंता करने की बजाय पीएम को सालों से ओडिशा के लिए की जा रही विशेष राज्य के दर्जे की मांग और कोयले की रॉयल्टी को फिर से संशोधित करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे ओडिशा के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी घोटाले में सीबीआई ने टीएमसी नेता और विधायक शौकत मोल्ला को समन किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी विधायक ने कहा कि हम हमेशा प्रशासन के साथ सहयोग करते हैं, मैं जरूर जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा यह कार्रवाई कराई जा रही है। चुनाव को देखते हुए मैंने सीबीआई से समय मांगा और मैं सीबीआई का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे स्वीकार किया। टीएमसी नेता ने कहा कि ये सीबीआई ईडी का दोष नहीं है, यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के कारण हो रही है। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी घोटाला मामले में टीएमसी विधायक को सीबीआई का समन मिलने पर बीजेपी नेता शिवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को निशाने पर लिया है। शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह नया नहीं है, यहाँ सभी जानते हैं कि वे कोयला तस्करी में शामिल हैं और यह भी सभी जानते हैं कि मतदान के बाद हिंसा में उन्होंने हत्या भी की है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सर्वाधिक सफलता का दावा किया था। अब इसी को दोहराते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मैं बंगाल में चौथी बार आ रहा हूं और मैं यहां जो उत्साह, उमंग और खुशी देख रहा हूं वो स्पष्ट बता रही है कि पीएम मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए बंगाल पीछे नहीं रहने वाला। स्पष्ट रूप से बीजेपी को एक तरफा फैसला दे रहा है। जेपी नड्डा ने दावा किया कि हमें बंगाल में 30 से अधिक सीटें मिल रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहां मौजूदा अपनी बहनों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। आपने जिस सांसद को चुना उन्होंने पूरे देश में महिलाओं के लिए कल्याणकारी काम किया। हमारे देश की कोई भी महिला, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण, भारत में कभी नहीं सोचती कि कोई राजनेता इस दर्द को समझेगा कि दिन की शुरुआत शर्मिंदगी के साथ करनी पड़ती है जब उसे खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। एक गरीब परिवार की महिला ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक गरीब माँ का बेटा लाल किले से यह संकल्प लेगा कि वह उनके लिए शौचालय बनाएगा और उन्हें सम्मान देगा। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आई हूँ, बल्कि 11 करोड़ महिलाओं की ओर से काशी की जनता को ऐसे पीएम को चुनने के लिए धन्यवाद देने आई हूँ जो भारत का प्रधान सेवक बन गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।